हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूँ आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे। तो आज का ये वीडियो क्लास 12 स्टूडेंटों के लिए बहुत ही खास होने वाला है, जो इस बार बोर्ड एग्जाम 2024 देने वाले हैं। क्योंकि आज के इस वीडियो में हम एक क्वेश्चन पेपर को सॉल्व कराएंगे, जो है रसायन विज्ञान का क्वेश्चन पेपर। और ये जो आपका पेपर है 2023 का है। देखिए, इस पेपर से आपको क्या सीखना है ये मैं आपको बता दे रहा हूँ। सबसे पहला तो आपको यही सीखना है कि इस पेपर को यदि इस समय आपको दे दिया जाए तो कितना आप सॉल्व कर पाएंगे, ये आपको देखना है। और दूसरा ये कि किस प्रकार आपके बोर्ड एग्जाम में प्रश्न पूछा जाता है, कितने न्यूमेरिकल आते हैं, क्या सब कुछ होता है, वो पूरा आज के इस वीडियो में हम जान लेंगे। और इसी टाइप का क्वेश्चन 2024 में भी आपके बोर्ड एग्जाम में आएगा। तो चलिए दोस्तों, हम देख लेते हैं। सबसे पहली बात, यहाँ पे अगर हम समय सीमा देखें तो 3 घंटा 15 मिनट का होता है। ठीक है, यहाँ पे कुछ निर्देश दिए गए होते हैं जिसको आपको पढ़ना होता है कि सभी प्रश्न अनिवार्य हैं आपको करना। ठीक है, तो ये सब कुछ है, इतना बात आप जानते हैं। 70 नंबर का आपका प्रश्न पत्र होता है। तो चलिए अब हम एक एक करके देख लेते हैं। तो देखिए, सबसे पहले तो हमें 4 यहाँ पे बहुविकल्पीय प्रश्न हमें दिया गया है, एक एक को हम सॉल्व करेंगे। सबसे पहला बहुविकल्पीय प्रश्न है कि सोडियम क्लोराइड क्रिस्टल की संरचना है। मतलब सोडियम क्लोराइड की क्रिस्टल की संरचना कैसी होती है, ये आपको बताना है। ठीक है, तो ये देखिए, ये पहले आपके चैप्टर से है, ठोस अवस्था, जो कि इस समय कट गया है, आपको सिलेबस से हटा दिया गया है। बट याद रखेंगे आप कि जो सोडियम क्लोराइड क्रिस्टल की संरचना जो होती है वो FCC होता है। FCC मतलब फलक केंद्रीय घनक। ठीक है, फलक केंद्रीय घन। ठीक है, एकक कोशिका, ये आपका मतलब होता है। ठीक है, क्रिस्टल की संरचना, तो ये आप याद रखेंगे। दूसरा हमारा कहा गया कि Fe2O3 × XH2O के कोलाइडीय कणों पर आवेश होता है। तो याद रखेंगे, इनके जो कोलाइडीय कणों पर जो आवेश होता है वो धनात्मक होता है। तो ये भी बात आपको समझ में आ गया होगा। एक बात मैं आपको स्पष्ट कर देना चाहता हूँ यहीं पर ही कि देखिए, आपको शायद आप कहेंगे सर कैसे, क्यों, क्या, बहुत सारे क्वेश्चन आपके दिमाग में आ रहे होंगे। तो देखिए, कुछ क्वेश्चन होते हैं जिसको आपको याद ही करना होता है। और ये सब समझने के लिए सबसे पहला इंपॉर्टेंट आपका कर्तव्य है और कार्य है कि आप बेसिक टू हाई सब कुछ पढ़े हुए हों। अब मुझे पता है कि कोई भी ऐसा, लगभग स्टूडेंटों ने बेसिक टू हाई पढ़ाई नहीं किया है, इसीलिए उनको ये सभी क्वेश्चन समझने में परेशानी होती है। नहीं तो बहुविकल्पीय प्रश्न भी हार्ड नहीं होते हैं। चलिए हम आगे और देख लेते हैं। अगला हमारा ग प्रश्न है। देखिए, थोड़ा पुराना पेपर है, ठीक है, तो इसलिए थोड़ा सा ये दिक्कत हो गया है, बट देखते हैं। ग हमारा प्रश्न है कि साधारण ताप पर सल्फर का अणुसूत्र है। तो साधारण ताप पर सल्फर का अणुसूत्र होता है, क्या होता है, H2 या H4, H6 या H8। तो याद रखेंगे, साधारण ताप पर जो सल्फर का अणुसूत्र होता है वो S8 होता है। क्या होता है, S8। क्या, S8। ठीक है, ये बात समझ गए। अगला आता है हमारा घड़ी के जो प्रश्न है कि खाद्य पदार्थों के पैकेट में प्रयुक्त गैस होता है। जो खाद्य पदार्थ होते हैं उनके पैकेट में प्रयुक्त गैस होता है। तो ये बात हम जानते हैं कि नाइट्रोजन गैस होता है। सिंपल सा है, जो उसको क्या होता है, खराब होने से बचाता है। जैसे चिप्स उप्स आता है तो चिप्स में भी क्या, नाइट्रोजन गैस ही तो भरा जाता है ना, जिससे वो चिप्स खराब ना हो। ये बेसिक है, इतना तो जानते ही होंगे। अगला आता है हमारा जो है विशिष्ट चालकता का मात्रक है। अब बताइए, अभी विशिष्ट चालकता का मात्रक क्या है। जब हमने विशिष्ट चालकता पढ़ाया था तो हमने बताया था क्या होता है, ओम इनवर्स सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इन -1 होता है। ठीक है, तो ये आपका हो जाएगा ओम -1 सेंटीमीटर की स्क्वायर मोल -1। तो ये आपका पहला ही आंसर सही हो जाएगा। ये सब कुछ जब विशिष्ट चालकता, मोलर चालकता, ये सब पढ़ाया था तो उसमें हमने डिस्कस किया हुआ था। अगला देखिए, हमारा क्वेश्चन है कि विद्युत अपघट्य पदार्थ नहीं है। अब विद्युत अपघट्य पदार्थ क्या नहीं है, सोडियम क्लोराइड नहीं है, यूरिया नहीं है, अमोनियम नाइट्रेट नहीं है, नाइट्रिक अम्ल नहीं है। तो याद रखेंगे, जो वैद्युत अपघट्य होता है वो सोडियम क्लोराइड तो होता ही है, ठीक है, और अमोनियम नाइट्रेट भी होता है, नाइट्रिक अम्ल भी होता है। क्या नहीं होता है, यूरिया नहीं होता है। चौथा ऑप्शन सही हो जाएगा। तो ये था आपका, यहाँ पे हमने देखा 6 बहुविकल्पीय प्रश्न आपके बोर्ड एग्जाम में 6 नंबर में पूछे जाते हैं।
तो इन सभी को आप बिल्कुल रिवीजन कर लीजिएगा। आगे और क्वेश्चन है उनको हम देखते हैं। तो चलिए दोस्तों, अब हम देख लेते हैं हमारा दूसरा प्रश्न। दूसरा का हमारा प्रश्न है कि दो रागी तथा दो विरागी कोलाइडो का नाम लिखिए। अब देखिए यहाँ पे दो रागी और दो विरागी कोलाइडो का नाम लिखिए, ये आपको बताना है। तो सबसे पहली बात तो यही आपको याद रखना है, दो रागी क्लोराइड और जो दो विरागी क्लोराइड, ये तो हमने आपको पढ़ाया था ना। अरे दो रागी क्लोराइड को ही तो हम द्रव स्नेही क्लोराइड कहते हैं और दो विरागी क्लोराइड को ही हम द्रव विरागी क्लोराइड कहते हैं। ठीक है, तो ये तो हमने पढ़ाया था आपको। तो उसमें हमने बताया था कि द्रव रागी क्लोराइड या द्रव स्नेही क्लोराइड का हमने क्या आपको एग्जांपल बताया था। हमने आपको बताया था जो स्टार्च होता है, ठीक है, जो जेलेटिन होता है, ठीक है, और क्या होता है आपका गोंद होता है। तो ये आपके द्रव रागी क्लोराइड का एग्जांपल हो गया। उसी प्रकार द्रव विरोधी क्लोराइड का क्या हो जाएगा, गोल्ड सॉल हो जाएगा, गोल्ड सॉल्ट हो जाएगा, सल्फर सॉल हो जाएगा। तो ये आपके दो एग्जाम्पल इसके द्रव विरागी क्लोराइड के भी हो जाएंगे। और भी हमने बहुत सारे एग्जाम्पल से बताया हुआ है, आप इसको पढ़िएंगे द्रव स्नेही क्लोराइड और द्रव विरागी क्लोराइड, तो आपको पता चल जाएगा। आप केवल यूट्यूब पे सर्च कीजिएगा द्रव स्नेही क्लोराइड ब्रदर सर, इतना लिखकर आप सर्च कीजिएगा, वीडियो आपको मिल जाएंगे। अगला आता है हमारा जो दूसरा हमारा प्रश्न है कि हार्डी-सुलजे का नियम का उल्लेख कीजिए। अब हार्डी-सुलजे का नियम में हमें क्या बताया गया था। हम जानते हैं हार्डी-सुलजे के नियम में कि जो स्कंदन आयनों की जो संयोजकता होती है वो स्कंदन क्षमता के ही समानुपाती होता है। इसका मतलब क्या हुआ कि जो स्कंदन आयनों की संयोजकता जितनी अधिक होती है उतनी स्कंदन क्षमता भी उतनी ही अधिक होती है। ठीक है, अगर नहीं समझ में आ रहा है तो फिर भी मैं आपको समझा दे रहा हूँ। यहाँ पे हमने सब कुछ लिया गया है जिससे आपको हल भी क्वेश्चन को कराया जाए। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे हमने हार्डी-सुलजे का नियम को लिखा हुआ है। देखिए हमने लिखा है हार्डी-सुलजे का नियम। अब ध्यान से आप समझेंगे, हमने क्या बताया कि मतलब इस नियम हार्डी-सुलजे के नियम के अनुसार हमें यही बताया गया, हमने वही लिखा है, इस नियम के अनुसार किसी पदार्थों के स्कंदन आयनों की संयोजकता जितनी अधिक होती है उसकी स्कंदन क्षमता उतनी ही अधिक होती है। यही हमसे केवल बताया गया। हमें यही नहीं बताया गया कि कोई भी पदार्थ है तो किसी पदार्थों की स्कंदन आयनों की संयोजकता जितनी अधिक होगी उसकी स्कंदन क्षमता भी उतनी ही अधिक होगी। यही तो जस्ट हमें बात बताया गया। यही है हार्डी-सुलजे का नियम। वही हम कह रहे हैं, ये नियम हमने क्या लिखा है कि हार्डी-सुलजे के नियम के अनुसार किसी पदार्थों की स्कंदन आयनों की संयोजकता जितनी अधिक होती है उसकी स्कंदन क्षमता उतनी ही अधिक होती है। मैं आशा करता हूँ आपको हार्डी-सुलजे का नियम समझ में आ गया होगा। अगर फिर भी अगर एक बार में आपको समझ में ना आए तो मैं यही कहूँगा आप YouTube पे केवल सर्च कीजिएगा हार्डी-सुलजे का नियम ब्रदर सर, इतना लिख के सर्च करेंगे, वीडियो आपको मिल जाएगा। आशा करते हैं आप समझ गए होंगे। अब देखिए हमारा यहाँ पे हमारा प्रश्न है कि प्रतिपरासरण का उदाहरण सहित अर्थ स्पष्ट कीजिए। अब बताइए प्रतिपरासरण, ये जो प्रतिपरासरण आपको दिखाई दे रहा है, प्रतिपरासरण मतलब क्या है, ये तो हमने आपको बताया था ना। प्रतिपरासरण मतलब प्रासरण के व्युत्क्रम, प्रासरण का जस्ट उल्टा ही प्रतिपरासरण कहलाता है। ठीक है, तो देखिए प्रतिपरासरण में का भी हमने ऐसे, अगर प्रतिपरासरण का ये देखिए, अगर सिंपल में हम कहें ना तो प्रासरण के व्युत्क्रम को ही हम प्रतिपरासरण कहते हैं। यही बात है। ठीक है, इसका देखिए हमने यहाँ पे परिभाषा भी लिख दिया है। देखिए अगर आप ध्यान से समझना चाहें तो आप समझ सकते हैं। हमने लिखा है कि प्रतिपरासरण, तो हमने लिखा है कि जब प्रासरण दाब से अधिक दाब विलयन पर लगाते हैं तो विलायक के अणु अधिक सांद्रता से कम सांद्रता की ओर प्रवाहित होने लगते हैं। यह क्रिया ही प्रतिक्रिया कहलाता है। मैं आशा करता हूं कि आपको समझ में नहीं आया होगा। मैं जानता हूं कि बहुत से ऐसे स्टूडेंट हैं जिनको समझ में नहीं आया होगा। ठीक है, क्योंकि उन्होंने एक भी बार ये पढ़ा नहीं है तो उनको शायद समझ में ना आए। देखिए परासरण की क्रिया क्या होती है, अगर मैं थोड़ा सा आपको समझाऊं, देखिए थोड़ा सा प्रयास कीजिएगा। ठीक है, मैं थोड़ा सा फास्ट ही चलूंगा। देखिए यहाँ पे ये एक बर्तन है, ये एक बर्तन है। ठीक है, ये पूरा एक बर्तन है। ठीक है, इस बर्तन में एक हमने अर्ध पारगम्य ये झिल्ली लगा दिया है
इधर हमने तनु विलयन रख दिया है, तनु विलयन मतलब पतला विलयन, इधर हमने सांद्र विलयन रख दिया है मतलब गाढ़ा विलयन। ठीक है, तो अगर हम इधर दाब लगाते हैं ना, इधर हम दाब लगाते हैं तो इसके कण इधर जाने लगते हैं, तो ये जो क्रिया है ये परासरण की क्रिया है, ये परासरण की क्रिया है। परंतु अगर हम इधर दाब ना लगाकर अगर हम इधर दाब लगाएं ना, जब इधर हम अधिक दाब लगाते हैं तो अब इसके जो कण होते हैं ये जस्ट इसके विपरीत ओर आने लगते हैं। इसके जो सांद्र विलयन के जो कण होते हैं वो तनु विलयन की ओर जल्दी से आने लगते हैं, तो उसे हम प्रतिपरासरण कहते हैं। बात समझ रहे हैं, जस्ट इसके विपरीत आने लगते हैं। तो वही बात हमने लिखा है कि जो अधिक सांद्रता से कम सांद्रता की ओर आने लगते हैं, लिखा है ना। तो विलायक के जो अणु होते हैं, विलायक के जो अणु होते हैं वो अधिक सांद्रता से कम सांद्रता वाले सांद्रता की ओर प्रवाहित होने लगते हैं, मतलब आने लगते हैं। तो यही क्रिया परासरण क्रिया कहलाता है। ठीक है, या सिंपल में हम ये भी कह सकते हैं कि परासरण के व्युत्क्रम को प्रतिपरासरण कहते हैं। देखिए, अगर ना समझ में आए तो मैं केवल यही कहूँगा कि परासरण ब्रदर सर इतना लिखकर आप सर्च कर दीजिएगा, वीडियो आपको मिल जाएगा तो उसको पढ़ लीजिएगा, आपको समझ में आ जाएगा। हालांकि हम सब कुछ ये कुल करा दिए हैं। ठीक है, मेरा काम है यही कि मैं आपको दिखा सकूं कि देखिए प्रश्न आपके कैसे पूछे जाते हैं, और ये सब कुछ आपको देखना भी चाहिए। आपके बोर्ड एग्जाम बहुत ही नज़दीक आ चुका है, तो ये सब कुछ हमें पता भी होना चाहिए। अगला हमारा जो घड़ी का प्रश्न है, घड़ी का में दो हमारे प्रश्न दे दिए गए हैं। देखिए यहाँ पे कहा गया है बेंजल्डिहाइड के नाइट्रीकरण में प्रयुक्त इलेक्ट्रोफाइल्स का नाम और सूत्र लिखिए। तो बेंजल्डिहाइड के नाइट्रीकरण में जो प्रयुक्त जो इलेक्ट्रोफाइल का नाम क्या होता है, तो इलेक्ट्रोफाइल का जो नाम होता है ये मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ। तो इसका नाम क्या होता है, इसका नाम होता है नाइट्रोनियम। ठीक है, नाइट्रोनियम नाम होता है जिसका सूत्र NO2+ होता है। तो ये बात आप याद रखेंगे। ठीक है, हमने नाम भी बता दिया नाइट्रोनियम, और सूत्र क्या होता है NO2+ होता है, ये सब आपको याद करना होगा। अगला आता है एक डाइसेकेराइड का नाम और अणुसूत्र लिखिए। डाइसेकेराइड हम जानते हैं, डाइसेकेराइड के दो ही मुख्यतः, डाइसेकेराइड मतलब क्या, जो ग्लूकोज जो फ्रक्टोज होता है, सुक्रोज होता है, माल्टोज होता है, यही सब तो है ना। जैसे इसका डाइसेकेराइड का नाम क्या है, डाइसेकेराइड जैसे कि सुक्रोज हो गया, माल्टोज हो गया, ठीक है, जो लैक्टोज हो गया, ये सब इसी के एग्जाम्पल हैं। इसका सूत्र क्या होता है, इसका सूत्र, इन तीनों का सूत्र यही होता है C12H22O11। यही सुक्रोज का भी, माल्टोज का और लैक्टोज सभी का सूत्र यही होता है C12H22O11। ये बात आप याद रखेंगे। तो यहाँ से आपको एक एक नंबर मिल जाएंगे। मैं आशा करता हूँ कि ये दूसरा का जो 4 हमें प्रश्न दिया गया है क ख ग घ, ये आपको समझ में आ गए होंगे। आगे बढ़ते हैं हम। अगला आता है हमारा तीसरा प्रश्न। अब ध्यान से आप समझेंगे, सभी लॉन्ग टाइप है, ये सब कुछ आपको ध्यान से समझना है। किस प्रकार क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं समझिएगा। कहा गया कि उपसंयोजक यौगिक और द्विक लवण में अंतर स्पष्ट कीजिए। अब ये सब हमने पढ़ाया हुआ है ना, ठीक है। द्विक लवण और उपसंयोजक यौगिकों में अंतर, या आपको याद रखेंगे उपसंयोजक यौगिक को ही कभी संकुल यौगिक भी कह देता है। तो ये अंतर हमने यहाँ पे लिखा हुआ है, एक एक चीज को आप समझेंगे आपको समझ में आ जाएगा। देखिए सबसे पहले हम इधर वाले देख लेते हैं, एक एक करके कंपैरिजन करके याद रखेंगे। द्विक लवण इधर लिख दिया है उपसंयोजक यौगिक या संकुल यौगिक। अब पहले इसको हम समझते हैं। इसमें हमने लिखा है यह केवल ठोस अवस्था में ही अपनी पहचान बनाए रखता है। मतलब द्विक लवण जो है ना वो ठोस में रहेगा, ठीक है, ठोस अवस्था में रहेगा तो इसकी पहचान बने रहेगी। परंतु उपसंयोजक यौगिक में हमने क्या बताया, यह ठोस अवस्था, मतलब ये ठोस और विलयन दोनों अवस्था में अपनी पहचान बनाए रखता है। मतलब ये ठोस में हो या विलयन में हो, ठीक है, मतलब जल अवस्था में ऐसे भी हो तभी अपना पहचान बनाए रखेगा, खोएगा नहीं। दूसरा जो द्विक लवण होता है यह विलयनों में केवल सरल आयनों में टूटता है। ये जो है द्विक लवण सरल आयनों में टूट जाएगा, परंतु उपसंयोजक यौगिक यह सरल आयनों तथा जटिल आयन में टूटता है। मतलब सरल और जटिल दोनों आयनों में ये उपसंयोजक यौगिक टूट जाएगा, परंतु ये जो होता है द्विक लवण ये केवल सरल आयनों में ही टूटता है। तीसरा कि इसमें अधिकतम आयनिक बंध पाए जाते हैं। द्विक लवण में अधिकतम जो आयनिक बंध ही पाए जाते हैं,
और जो उपसंयोजक यौगिक है तो इसमें आयनिक बंध, सहसंयोजक बंध, उपसंयोजक बंध पाए जाते हैं, मतलब तीनों बंध पाए जाते हैं। अगला चौथा है कि इसके भौतिक गुण आयनों से भिन्न और रासायनिक गुण आयनों के समान होते हैं। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि ये जो भौतिक गुण है वो आयनों से भिन्न होंगे, जो इसके आयन है उससे भिन्न होंगे, परंतु जो रासायनिक गुण है वो आयनों के समान होंगे। समझ रहे हैं? और इसमें देखिए इसके भौतिक और रासायनिक गुण आयनों से बिल्कुल भिन्न होते हैं। समझ रहे हैं ना कि इसके भौतिक और रासायनिक दोनों जो गुण है वो आयनों से बिल्कुल भिन्न रहेंगे। मैं आशा करता हूं आप समझ के होंगे। पहले इधर का ही स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद इधर का भी आप ले सकते हैं। ठीक है, तो ये हम पहला अपना समझ लिए हैं। अब आता है हम अपना जो हमारा ख प्रश्न है। तो हमारा ख जो प्रश्न है यहाँ पे कहा गया कि NiCN का होल 4 और -2 है। ठीक है, मतलब दो ऋणात्मक आवेश है में Ni जो निकिल है, निकिल का संकरण है। अब ये संकरण देखिए, संकरण कैसे निकाला जाता है ये सब कुछ हमने सिखाया हुआ है, तो इसको पढ़ेंगे तो अब आपको समझ में आएगा। हालांकि मैं ऐसे बता दे रहा हूँ कि DsP2 आता है। ठीक है, जो यहाँ पे निकिल का जो संकरण है वो DsP2 ये इसका संकरण हो जाएगा। अब संकरण निकालना आपको सीखना चाहिए। आप लिखिएगा YouTube पर संकरण निकालना सीखें। ठीक है, या संकरण निकालने का आसान ट्रिक, इतना लिख कर सर्च करिएगा, वीडियो आपको जरूर मिल जाएंगे। अगला आता है हमारा ग प्रश्न। ग हमारा प्रश्न है कि प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए अर्ध आयु काल का सूत्र लिखिए। जो प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए अर्ध आयु काल का सूत्र क्या होता है? समझ रहे हैं? प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए अर्ध आयु काल का सूत्र, तो ये बात आप याद रखेंगे कि प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए अर्ध आयु काल का जो सूत्र होता है वो क्या होता है? T12 होता है 0.693 बाई क्या होता है? K होता है, यही ना होता है। तो ये बात आप याद रखेंगे कि प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए अर्ध आयु काल का ये सूत्र होता है। बट आपको केवल सूत्र ही नहीं लिखना है, इस सूत्र को प्रूफ भी करना है। सब कुछ तो हमने कराया हुआ है, आप पढ़ना चाहें तब ना, पढ़ना चाहें तो प्लेलिस्ट है ही, आप जाइए पढ़िए, वहाँ से प्लेलिस्ट है, सब कुछ आपके लिए प्रोवाइड हम करा रहे हैं। प्लेलिस्ट बनाया गया है, वन शॉट वीडियो का प्लेलिस्ट बन गया है, सभी न्यूमेरिकल का प्लेलिस्ट बन गया है। बट ये है ना, कहते हैं ना कि पढ़ने का मन होना चाहिए। जिन विद्यार्थियों को पढ़ने का मन होगा वो कैसे भी पढ़ लेंगे, और जिनको नहीं पढ़ने का मन होगा ना उनके पास बहुत हजारों बहाने होते हैं, मैं जानता भी हूँ। ठीक है, और ये सब कोई जानता है। आगे हम बढ़ते हैं, और क्वेश्चन है उनको देखिए। यहाँ पे चौथा घड़ी का जो प्रश्न है ये हमने नहीं देखा। देखिए यहाँ पे कहा गया K4FeCN का होल 6 में Fe का ऑक्सीकरण संख्या और समन्वय संख्या बताइए। तो देखिए ऑक्सीकरण संख्या और समन्वय संख्या आपको बताना है। देखिए ऑक्सीकरण संख्या निकालना हमने आसानी तरीके से बताया है, समन्वय संख्या या उपसंयोजक संख्या कैसे निकाला जाता है ये सब हमने बताया है, तो आप उसको पढ़ लीजिएगा। ऐसे नहीं है कि हम अभी आपको बता देंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। इस सभी के लिए थोड़ा सा टाइम आपको देना होगा, तो एक वीडियो हमने पर्सनली इस पर बता दिया है। याद रखेंगे Fe का जो ऑक्सीकरण संख्या होगा, ठीक है, वो +2 हो जाएगा। ठीक है, और जो समन्वय संख्या होगा वो क्या हो जाएगा? +6 हो जाएगा। ये बात आप याद रखेंगे। ऑक्सीकरण संख्या +2 और समन्वय संख्या या उपसंयोजक संख्या क्या हो जाएगा? 6 हो जाएगा। अब कैसे होगा ये सब आप केवल आप YouTube पे लिखेंगे ऑक्सीकरण संख्या निकालना सीखें ब्रदर सर, इतना लिख के सर्च कीजिएगा, वीडियो मिल जाएंगे। आगे बढ़ते हैं। तो चलिए दोस्तों, अब हम देखते हैं अपने चौथे प्रश्न को। अभी तक हमने 2-2 नंबर वाले प्रश्न, 1-1 नंबर वाले प्रश्नों को देखा। अब हम देखेंगे 3-3 नंबर वाले प्रश्नों को। देखिए 3 नंबर वाला प्रश्न पहला है कि प्रथम कोटि की अभिक्रिया में 100 मिनट पश्चात किसी पदार्थों की सांद्रण अपने प्रारंभिक सांद्रण से 99% क्या हो जाता है? विघटित हो जाता है। तो अभिक्रिया के वेग स्थिरांक की गणना कीजिए। तो ये आपका क्वेश्चन है, अब इसको आपको सॉल्व करना होगा। ठीक है, हालांकि हम न्यूमेरिकल करा रहे हैं तो न्यूमेरिकल का आप सीरीज में ज्वाइन रहिएगा, आपको सभी न्यूमेरिकल वहां पे कराए जाएंगे। न्यूमेरिकल की बहुत अच्छे तरीके से तैयारी कराई जा रही है। अभी हमने हाल ही में जल्दी हमने न्यूमेरिकल का जो फिजिक्स का 2 वन शॉट वीडियो अपलोड किया है, जिस पर आप सभी ने बहुत ही प्यार दिया है, सपोर्ट दिया है। ऐसे ही प्यार सपोर्ट दिए गए हैं। ठीक है, और सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है ना कि न्यूमेरिकल आप जानते ही कितना भागीदारी है। अब आप देखते जाइए यहाँ से न्यूमेरिकल आपको कितने मिलने वाले हैं।
देखिए एक न्यूमेरिकल ये मिल गया, इसको सॉल्व आप कर लीजिएगा। देखिए आपको यही तो देखना है ना कि क्या आप इसको सॉल्व कर पाएंगे। इतना कम समय बच गया है आपके पास, तो क्या अभी आपको ये प्रश्न दिया जाए तो क्या आप सॉल्व कर पाएंगे, यही तो देखना है ना। नहीं कर पाएंगे तो 3 नंबर यहाँ से गया। दूसरा कि अर्थ स्पष्ट कीजिए, चालकत्व क्या होता है, असेल स्थिरांक क्या होता है, हमने तो पढ़ाया हुआ है, पढ़िए आप। केवल लिखिए चालकत्व ब्रदर सर, ठीक है, इतना लिख के सर्च कीजिए, वीडियो मिल जाएगा। इसको सेल एतांक ब्रदर, ठीक है, असर, इतना लिख के सर्च कीजिए, वीडियो आपको मिल जाएगा। केवल ब्रदर सर आप अंत में लिख के सर्च करेंगे ना, सब वीडियो मिल जाएंगे, सब हमने कराया हुआ है। देखिए एक न्यूमेरिकल यहाँ पे देखिए, फिर से न्यूमेरिकल 3 नंबर में आ गया कि सिल्वर CCP जालक बनता है कि इसके एकक कोष्टिका के कोर की लंबाई इतनी है और सिल्वर के घनत्व का गणना कीजिए। देखिए ये क्वेश्चन तो हालांकि नहीं आएगा क्योंकि इस समय ठोस अवस्था जो चैप्टर है वो कट गया है, बट याद रखेंगे इसके जगह पर दूसरा कोई आपका जरूर पूछा जाएगा। समझ रहे हैं ना। 3 नंबर में देखिए, 3 नंबर में 3 आपको केवल न्यूमेरिकल ही दिया गया है, एक यहाँ पे न्यूमेरिकल, एक यहाँ पे न्यूमेरिकल है, फिर से एक यहाँ पे न्यूमेरिकल। मतलब अगर 12 नंबर में से 9 नंबर आपको केवल न्यूमेरिकल के लिए दिया जा रहा है। देखिए अगला एक न्यूमेरिकल है कि 27 डिग्री सेल्सियस यूरिया का अणु भार इतना है और 5% जलीय विलयन का परासरण दाब ज्ञात कीजिए जहां R का मान इतना है। अब बताइए ये न्यूमेरिकल है कि नहीं। कल हम बिल्कुल आपके लिए फिजिक्स का जो केमिस्ट्री का न्यूमेरिकल का 1 शॉट वीडियो लाएंगे, उसको आप जरूर देखिएगा, आपको हम उसमें डिस्कस करेंगे, सब कुछ डिस्कस करेंगे। समझ रहे हैं। देखिए 1 2 3 न्यूमेरिकल की भागीदारी 3 नंबर में कितना, 12 नंबर जहां पर पूछा जा रहा है, 12 नंबर में से केवल 9 नंबर न्यूमेरिकल की भागीदारी है। इसलिए हम हमेशा कहते हैं न्यूमेरिकल पर विशेष कर ध्यान दीजिए। जब भी न्यूमेरिकल आए न्यूमेरिकल ध्यान से पढ़िए, वीडियो को देखिए और उसके बाद प्रैक्टिस कीजिए। कुछ हम क्वेश्चन भी देते हैं जिसको आपको प्रैक्टिस करना होता है। आशा करते हैं समझ गए होंगे। आगे जो प्रश्न है उसको हम देखते हैं। 5वां हमारा प्रश्न है, ध्यान से आप समझेंगे। पहला कह रहा है कि डी ब्लॉक के तत्वों की किन्हीं 4 विशेषताएं लिखिए। अब ये तो हमने पढ़ाया है, डी ब्लॉक तत्व कहे या संक्रमण तत्व कहे, दोनों बात एक ही है। आप केवल यूट्यूब पे लिखेंगे ना कि संक्रमण तत्व ब्रदर सर, इतना लिख के सर्च कीजिएगा, वीडियो आपको मिल जाएगा। उसमें हमने गुण भी बताया है, जो इसकी विशेषताएं होती हैं वो सब हमने डिस्कस किया हुआ है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, सभी 4 नंबर का है, याद कर लीजिएगा आप। अगला देखिए ये 4 नंबर का दूसरा हमारा प्रश्न है कि फिनॉल अम्लीय गुण प्रदर्शित करता है लेकिन एथेनॉल लगभग उदासीन होता है, क्यों। अब जब फिनॉल आप पढ़ेंगे ना, फिनॉल का रासायनिक गुण, ठीक है, तब उसमें रासायनिक गुण और भौतिक गुण पढ़ेंगे तब आपको समझ में आएगा फिनॉल क्या होता है। और याद रखेंगे फिनॉल बनाने की विधि जो होता है ये भी आप पढ़ लीजिएगा, सब बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये सब कुछ हमने पढ़ाया हुआ है। अब आप सोचेंगे कि सर फिनॉल के अम्लीय गुण प्रदर्शित नहीं करता है और एथेनॉल नहीं करता है, क्यों, ये तो आपने नहीं पढ़ाया। अरे भैया पढ़ाया है, आपने देखा नहीं। फिनॉल जब टॉपिक पढ़ेंगे, अंदर जब रासायनिक गुण पढ़ेंगे, भौतिक गुण पढ़ेंगे, तब ना उसमें आपको बताया जाएगा। ये सब गुण से ही कभी कभी क्वेश्चन घुमाकर यहाँ पे क्वेश्चन पूछ लिया, नहीं तो सिंपल में कह देता कि फिनॉल बनाने की विधि तथा रासायनिक गुण लिखिए। रासायनिक गुण में पढ़ेंगे तो आपको मिल जाएंगे, समझ रहे होंगे आप। अगला आता है देखिए हमारा ग जो प्रश्न है। देखिए यहाँ पे IPSC नाम पूछ लिया है आपसे। IPSC नाम के लिए हमने पर्सनली वीडियो बनाया है, तो वो हमने फालतू के लिए नहीं बनाया है। आप जाइए उसको पढ़िए। आप केवल लिखेंगे IUPSC नामांकन ब्रदर सर, हम आपको बताएंगे उसमें कि IUPSC नाम कैसे लिखा जाता है, पूरा डिस्कस किया हुआ है। अगला देखिए यहाँ पे है चतुष्फलकीय रिक्तिका किसे कहते हैं। ये हमारा नहीं पूछेगा, ठोस अवस्था का है, बट इसके जगह पर कुछ ना कुछ आपसे पूछ लेगा। मॉलिस परीक्षण पूछ सकता है, लुकास परीक्षण पूछ सकता है, ठीक है, फेलिन विलियन पूछ सकता है, कुछ भी आपसे 1 नंबर में पूछ लेगा। अगला देखिए फिर से यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 0.1 मोल यूरिया तथा 0.1 m NaCl विलियन में किसका परासरण दाब अधिक होगा, स्पष्ट कीजिए। ये एक न्यूमेरिकल पूछ लिया 2 नंबर में, समझ रहे हैं। न्यूमेरिकल देख रहे हैं कितना पूछ रहा है। अगला फिर से देखिए इधर आपसे 12 नंबर का न्यूमेरिकल पूछा गया है, यहाँ पे 2 नंबर का न्यूमेरिकल, तो कितना हो गया ये टोटल आपका, इधर 9 और इधर 2, मतलब 11 नंबर तो यहीं पे हो गया आपका। अगला आता है कि एथिल एमीन में से निम्नलिखित में से होने वाली अभिक्रियाओं को संतुलित रासायनिक समीकरण लिखिए। यहाँ पे NaNO2 प्लस NaCl, तो यहाँ पे जो ये है, अब देखिए यहाँ पे अभिक्रियाएं आपको बताना है कि कौन सी संतुलित रासायनिक समीकरण है। तो अब देखिए इनका आपको बता ही सकते हैं आप,
समझ रहे हैं ना। जो एथेनेमीन है, ठीक है, या एथिलेमीन भी कह सकते हैं, तो एथिलेमीन का आपको NaOH के और इसके साथ क्रिया कराना है, ठीक है। अब फिर से हाइजेनबर्ग अभिकर्मक के साथ क्रिया कराना है। तो जब ये सब कहाँ पढ़ेंगे, जब एथिल एमीन आप पढ़िएगा, एथिल एमीन, जब एथिल एमीन आप पढ़ेंगे ना, तो एथिल एमीन में आपको ये सब कुछ जब रासायनिक गुण पढ़ाएंगे तो उसमें हमने पढ़ाया हुआ है, तो उसमें हमने ये सब बताया हुआ है, तो ये सब आप वहाँ पे पढ़ सकते हैं। मैं आशा करता हूँ आप समझ रहे होंगे, ठीक है। तो ये क्वेश्चन हमने देख लिया, ये सब कुछ हमने कराया हुआ है, तो एथिल एमीन जब पढ़िएगा उसमें आपको मिल जाएंगे। आगे हम बढ़ते हैं। छठा हमारा प्रश्न है कि निम्नलिखित का उत्तर दीजिए। यहाँ पे निम्नलिखित का उत्तर देना है कि देखिए यहाँ पे इसको कह रहे हैं NaNO3 तथा H2SO4 की अभिक्रिया, मतलब ये दोनों आपस में क्रिया करेंगे तो क्या बनेंगे, ये आपको बताना है। दूसरा आपका कह रहा है कि ये दोनों आपस में क्रिया करेंगे तो क्या बनेगा, ये आपको बताना है। तीसरा कि नाइट्रिक अम्ल और जस्ती आपस में क्रिया करेंगे तो क्या बनेंगे, ये आपको बताना है। या इसी का अथवा या तो आप ये तीनों करिए 5 नंबर पाइए, या तो आप ये तीनों कर लीजिए कि विद्युत उत्सर्जन विधि द्वारा ओजोन गैस के निर्माण की विधि आपको बताना है, मतलब ओजोन गैस O3 का आपको निर्माण बताना है। लेड सल्फाइड का ओजोन गैस से अभिक्रिया आपको करा देना है। या तीसरा NO गैस जो है वो O3 जो ओजोन की अभिक्रिया कैसे करेंगे, ये आपको बता देना है। तो ये सब इम्पॉर्टेंट है, सब कुछ हमने इम्पॉर्टेंट आपको बताया था, रिएक्शन भी, तो उन सब भी आप पढ़े होते तब ना। यही सब चीज़ें हैं जो मुझे दुख भी देता है कि आप सब पढ़े नहीं हो, बाद में आपको समझ में ना आए। पेपर इतना इजी थोड़ी ना होगा, केवल आप समझ रहे हैं कि केवल हम 2-4 परिभाषा याद कर लेंगे हो जाएगा, तो ऐसे नहीं होने वाला। अगला आता है कि डी ग्लूकोज की संरचना सूत्र IPSC नाम लिखिए और कैसे सिद्ध कीजिएगा ग्लूकोज का अणुसूत्र एल्डिहाइड समूह उपस्थित है। अब हमने एक बताया था ग्लूकोज की संरचना, ग्लूकोज की संरचना, ये हमने एक टॉपिक पढ़ाया था, आप जरूर इसको पढ़ लीजिएगा। ग्लूकोज की संरचना, एक हमने पढ़ा है प्रोटीन की संरचना, ये 2 टॉपिक जरूर पढ़ लीजिएगा। दोनों में से कभी ग्लूकोज पूछ लेता है, कभी प्रोटीन पूछ लेता है, जरूर आता है, यह पढ़ लीजिएगा। या इसी में अथवा में कह दिया प्रोटीन का विकृतीकरण, ये भी हमने पढ़ाया है। ज्विटर आयन क्या होता है, प्रोटीन का उपयोग क्या होता है, ये आप बता सकते हैं, या तो ये बताइए तो ये दोनों, ये तो हमने मुख्यतः ये दोनों हमने पढ़ा दिया है। ये नहीं पढ़ाया है, छोटा छोटा टॉपिक है, पढ़े होंगे तो आपको पता होगा। सॉरी आपको दिखाई नहीं दे रहा था। तो ये सब हो गया 5 नंबर में, ये आपसे पूछे जाते हैं, ठीक है, समझ रहे हैं ना। प्रोटीन के विकृतीकरण, ज्विटर आयन और प्रोटीन का उपयोग। आगे हम बढ़ते हैं और हम देख लेते हैं क्वेश्चन को। 7वां हमारा प्रश्न है कि बेंजल्डिहाइड की संरचना सूत्र लिखिए और बेंजल्डिहाइड पर NH2 तथा टॉलेन अभिकर्मक तथा NaOH अभिक्रिया का रासायनिक समीकरण लिखिए। अब देखिए यहाँ पे बेंजल्डिहाइड कैसे बनता है, इसकी संरचना सूत्र पूरा आपको एक्सप्लेन कर देना है। और उसके बाद कह रहा है ना कि जो बेंजल्डिहाइड पर इनकी क्रिया फिर से टॉलेन अभिकर्मक के साथ और NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ क्रिया करेगा, तो रासायनिक समीकरण इसका लिखना है, ठीक है। कि बेंजल्डिहाइड यदि इसके साथ क्रिया करता है तो क्या बनता है, टॉलेन अभिकर्मक के साथ क्रिया करता है तो क्या बनता है, और सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ क्रिया करता है तो क्या बनता है। समझ रहे हैं, तो ये आपको बताना है। बेंजल्डिहाइड पढ़ेंगे आपको समझ में आ जाएगा। अगला आता है कि एसिटल्डिहाइड का IPSC नाम लिखिए, ठीक है। अब एसिटल्डिहाइड का IPSC आपको नाम लिखना है और उसके बाद फिर से 1, 2 और 3 ये सबको आपको दिखाई दे रहा है, इसका रासायनिक समीकरण लिखना है। मतलब इसका क्या होगा कि अगर एसिटल्डिहाइड इनके साथ, तीनों के साथ, चारों के साथ क्रिया करेगा तो क्या क्या बनेगा, समझ रहे हैं ना। तो ये आपका है, या तो आप ये कीजिए या तो ये कीजिए, दोनों में से आपके पास ऑप्शन है, जो करने का मन करे वो करिए। अगला आता है कि क्लोरोबेंजीन का Cl परमाणु का क्लोरोएथेन के क्लोरीन परमाणु की तुलना से कम क्रियाशील क्यों होता है। और क्लोरोबेंजीन की, अब बताइए क्लोरोबेंजीन का Cl2 के साथ सांद्र H2SO4 से होने वाली रासायनिक समीकरण लिखिए। या तो आप ये कीजिए या तो इन पर टिप्पणी लिख दीजिए। अब देखिए यहाँ पे टिप्पणी लिखने के लिए आपसे कह दिया, पहला है कि हेलो एरिन में इलेक्ट्रॉन रागीय विस्थापन अभिक्रिया क्या होता है, बुटस फिटिंग अभिक्रिया क्या होता है, ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक का उपयोग क्या होता है। तो ये सब कुछ हमने कराया हुआ है,
केवल लिखेंगे बूटस फिटिंग अभिक्रिया ब्रदर सर, वीडियो मिल जाएंगे आपको। पढ़ने का मन होना चाहिए। विज्ञान में का पेपर जो 2023 में पूछा गया था, तो आपने देखा, क्या देखा आपने कि ये सब है आपके बोर्ड एग्जाम का पेपर। आप सोच के होंगे, आप समझ के होंगे कि अगर आपको इस समय पेपर दिया जाए तो आप कितना इसमें हल कर पाएंगे। तो मैं आशा करता हूं कि आपको कुछ इस वीडियो से हेल्प मिला होगा। देखिए, आप निश्चिंत रहिएगा, आपको फिजिक्स का जितने भी न्यूमेरिकल हैं, जल्दी हम न्यूमेरिकल का सीरीज स्टार्ट करेंगे, उसको पढ़िएगा। और समय कम है, 10 चैप्टर हैं आपके, 10 चैप्टर का वन शॉट वीडियो हमने बनाया हुआ है। केवल वन शॉट वीडियो, अभी आपके पास टाइम है 10 दिन, बिल्कुल आप देखिए और 10 दिन में पूरा अपना वन शॉट वीडियो है उसको कंप्लीट कर लीजिए। अगर समय कम है तो 2-2 वीडियो एक साथ वन शॉट का वीडियो देखिए, समझ रहे हैं। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। स्क्रीनशॉट तो इसका कोई फायदा है नहीं। तो हम मिलते हैं एक न्यूमेरिकल के सीरीज के साथ, ठीक है। तब तक के लिए अगर चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।